नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर 29 मई का फुटेज है, जिस दिन उनकी हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि इस सीसीटीवी फुटेज में सेल्फी ले रहा शख्स ही केकड़ा है, जिसे मानसा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आज गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक केकड़ा ने ही शूटर्स को यह जानकारी दी थी कि सिद्धू मूसेवाला बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बल्कि थार में जा रहे हैं। शूटर्स के लिए गाड़ी भी केकड़ा ने ही मुहैया करवाई। केकड़ा सिरसा के कालावाली गांव का रहने वाला है। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। मुकेश, काफी अहम सबूत और जानकारी हासिल लगी है केकड़ा की गिरफ्तारी के बाद। देखिए, बिल्कुल अखिलेश जी, ये पहली और बड़ी गिरफ्तारी है इस पूरे केस में, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नहीं पकड़ा गया था जो सीधे तौर पर इस हत्याकांड में शामिल हो। लेकिन हनी उर्फ केकड़ा वो शख्स है जो कि 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर गया और बाहर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसमें काफी सारी भीड़ है। उस भीड़ में दो ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध हैं। इनमें एक जो शख्स है जो कि सेल्फी ले रहा है सिद्धू मूसेवाला के साथ, ताकि सिद्धू मूसेवाला को ये लगे कि ये उसका फैन है। सेल्फी लेने के बाद ये थोड़ा बाहर को आता है और इसके बाद ये शूटर्स को फोन करता है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी कार से यहां से निकल चुके हैं और उनके पास ना तो सिक्योरिटी गार्ड है ना ही बुलेट प्रूफ कार है। तो पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज की जांच के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास का मोबाइल का डंप डेटा था, उस डंप डेटा को भी लिया गया और उसके बेसिस पर हनी उर्फ केकड़ा की पहचान हुई और उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हनी उर्फ केकड़ा सिरसा के कालावाली गांव का रहने वाला है और ये भी जानकारी मिली है कि इसके गांव के कई लोगों की रिश्तेदारियां मूसा गांव में है, जहां के सिद्धू मूसेवाला रहने वाले थे। इसकी भी रिश्तेदारी उस गांव में है और ये भी जानकारी मिली है कि जो हनी उर्फ केकड़ा है वो कुछ दिन मूसेवाला गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां रहा और वहां से लगातार रेकी करता रहा। जिस दिन ये सेल्फी ले रहा था, यानी जिस दिन हत्या हुई थी, उस वक्त ये करीब 45 मिनट सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर रहा और इसने 45 मिनट वेट किया और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला घर के बाहर निकले, उसके बाद ये तुरंत थार गाड़ी के पास गया और उसने सेल्फी ली ताकि मूसेवाला को ये लगे कि केकड़ा जो है कोई उसका फैन है। लेकिन जैसे ही गाड़ी वहां से मूव की, इसने तुरंत शूटर्स को फोन किया और कहा कि सिद्धू मूसेवाला निकल चुके हैं। इसके बाद शूटरों ने घेर कर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। कुछ मुकेश ये जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये जो केकड़े ने हरकत की है, इसके पीछे क्या उसका मकसद हो सकता है? क्या वो एक बड़े गैंग का हिस्सा है या किसके कहने पर उसने सारा काम किया? देखिए, पंजाब पुलिस की माने तो वैसे तो हनी उर्फ केकड़ा जो है पेशे से पेंटर है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने इसको पैसे दिए और पैसे के बदले इसने ये काम किया। क्योंकि इस तरह के जो गैंग्स होते हैं वो रेकी के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए, जानकारी के लिए ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है और पैसे देकर ये काम करवाते हैं। तो शुरुआती जांच में यही लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने इसको पैसे दिए और पैसे के बदले इसने ये काम किया। हालांकि इस मामले में एक और संदिग्ध है जो कि वहां पर था जहां पर केकड़ा सेल्फी ले रहा था, उसकी अभी तलाश की जा रही है। तो इस तरह से पंजाब पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। सीधे तौर पर जो इस हत्याकांड में शामिल है, जिसने रेकी की है और जिसने हमलावरों को जानकारी दी है, उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी जो शूटर हैं वो नहीं पकड़े गए हैं। उनकी तलाश के लिए कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। जी, शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा मुकेश बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस कई एंगल पर काम कर रही है इस पूरे हत्याकांड को लेकर, और इस बीच पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में 8 संदिग्धों के नाम फोटो समेत जारी किए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 8 आरोपियों पर सबसे ज्यादा शक है। इन 8 संदिग्धों में कुछ शूटर होने का दावा भी किया जा रहा है। इनके नाम बताए गए हैं मनप्रीत सिंह मन्नू, जो कि तरन तारण पंजाब का है, जगरूप सिंह रूपा, ये भी तरन तारण का है, हरकमल उर्फ रानू बटिंडा पंजाब का, प्रीवत उर्फ फौजी सोनीपत हरियाणा का, मंजीत उर्फ भोलू सोनीपत हरियाणा, सौरभ उर्फ महाकाल पुणे महाराष्ट्र का, संतोष यादव पुणे महाराष्ट्र का, सुभाष बानुड़ा सीकर राजस्थान का।
और हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। ये जो 8 संदिग्धों के फोटो जारी किए हैं, नाम जारी किए हैं पंजाब पुलिस ने, किस आधार पर इन तक पहुंची और क्या उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि ये लोग जो है हत्या में शामिल थे? जी देखिए अखिलेश, जैसा अभी मुकेश बता रहे थे, किसी भी हाई प्रोफाइल मर्डर में और खास करके इस मर्डर में भी इसकी इन्वेस्टिगेशन 3 पहलुओं पर हो रही है। एक ग्रुप तो वो है जिसने जेल में बैठकर इसकी प्लानिंग की, दूसरा ग्रुप वो है जिसने जमीनी स्तर पर हमलावरों को तरह तरह की चीजें मुहैया कराई, चाहे वो शेल्टर अकोमोडेशन हो, रहने की जगह हो या गाड़ियां हो, या उनको मिनट टू मिनट सिद्धू मूसेवाला की मूवमेंट की डिटेल बताई हो। और तीसरा ग्रुप वो है जिसपे ये शक है कि यही लोगों ने सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया है। तो जो 2 ग्रुप पहले हैं, जो पहला एंगल है कि किन लोगों ने हत्या करवाई, वो उसमें तो लॉरेंस बिश्नोई और तिहाड़ जेल में दूसरे गैंगस्टर्स जो हैं उनका नाम आ रहा है। जमीनी लेवल पर जिन लोगों ने जानकारियां दी, गाड़ियां दी या रास्ते बताए या सिद्धू मूसेवाला के ऊपर निगरानी की, उसमें से एक जो है वो संदीप उर्फ केकड़ा, जिसका नाम मुकेश अभी बता रहे थे, जो सिरसा जिले का रहने वाला है। और ये जो 8 लोग हैं ये अलग अलग इलाकों के शूटर्स हैं, राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, और 3 जो हैं इसमें से वो तरन तारण जिला जो पंजाब का है वहां के रहने वाले हैं। तो अक्सर ऐसी जो कत्ल होते हैं, ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर जब होते हैं, तो गैंगस्टर्स ये भी करते हैं कि अपने गैंग के लोगों को इस काम पे ना लगाकर दूसरे इलाके, दूसरे क्षेत्र के लोगों को या कई इलाके के लोगों को मिलाकर ऐसी प्लानिंग करते हैं। तो कॉल रिकॉर्ड्स के बनिस्बत कड़ी से कड़ी जोड़ती गई। पहले उन लोगों पर निशानदेही की गई जो सिद्धू मूसेवाला के घर के पास जिनके नेटवर्क्स एक्टिव थे, उसमें से उन लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने सबसे पहले गाड़ी दी, और गाड़ी देने वालों के साथ जो लोग कॉल रिकॉर्ड्स या कॉल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड थे, उनके थ्रू इन 8 लोगों की निशानदेही हुई है कि शायद यही वो 8 लोग थे जो 3 गाड़ियों में आए थे और सिद्धू मूसेवाला पर इन्होंने हमला किया था। शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें उनका हाल भी मूसेवाला जैसा करने की धमकी दी गई है। हिंदी में लिखा पत्र मिलने के बाद मुंबई की बांद्रा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि धमकी वाकई में माफिया गिरोह ने दी है या फिर यह किसी की शरारत है। अभिनेता सलमान खान और उनके पिता को धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद एक तरफ जहां सलमान और उनके पिता की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, वहीं सोमवार को दिन भर सलमान के घर मुंबई पुलिस के बड़े अफसरों का आना जाना लगा रहा। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी विश्वास नांगरे पाटिल ने भी पिता पुत्र से मिलकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। दरअसल रविवार की सुबह सलमान के पिता सलीम खान को घर के पास ही प्रोमेनेड पर लगे बेंच पर हिंदी में हाथ से लिखी चिट्ठी मिली थी, जिस पर लिखा था, सलमान खान और सलीम खान का हाल भी मूसेवाला जैसा होगा। बेंच है जिस पर कि सलमान खान के पिता सलीम खान अक्सर जब सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तब आकर यहाँ पर बैठते हैं। इसी बेंच पर बताते हैं कि वो चिट्ठी जो है धमकी भरी वो रखी हुई थी। उनके बॉडीगार्ड ने पहले चिट्ठी देखा, बॉडीगार्ड ने सलीम खान को दिया, उन्होंने जब पढ़ा तब उसमें धमकी थी। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि सलीम खान, सलमान खान, आपको भी हम सिद्धू मूसेवाला कर देंगे। चिट्ठी में धमकी के नीचे JBLB लिखा है। JB का मतलब है गोल्डी बरार और LB का मतलब है लॉरेंस बिश्नोई। इन्हीं दोनों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई ने इसके पहले भी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर हमले का प्लान बनाया था, लेकिन तब शूटरों को मनमाफिक हथियार नहीं मुहैया होने के चलते वो प्लान फेल हो गया था। यही वजह है कि मुंबई पुलिस इस धमकी को बहुत गंभीरता से ले रही है। नहीं, जितना गंभीर विषय है उतनी गंभीरता से मुंबई सिटी देख रही है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज़ में सक्रिय रूप से तहकीकात कर रहे हैं। जो लेटर है वो फर्जी है, सही है, उसका कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और अननोन एक्यूज के खिलाफ हमने गुनाहगारी किया है 506 लोग। इसमें कोई आप कन्फ्यूजन निकाल नहीं सकते हो, आप ऑन योर ओन। इस बीच दिल्ली स्पेशल सेल ने भी सलमान खान धमकी मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की है। मुंबई पुलिस भी दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जिसने भी धमकी भरा पत्र या चिट्ठी यहाँ रखा, इसका मतलब है कि उसने कई दिनों तक वॉच किया होगा और उसे सही जानकारी थी कि सलीम खान
जो कि मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मॉर्निंग वॉक करके जब वो आते हैं तो किस बेंच पर बैठते हैं और समय क्या है, ये चिंताजनक बात है। इसका मतलब साफ था कि कोई तो है जो कि सलीम खान के मूवमेंट पे पूरा वॉच कर रहा था, और अब पुलिस इसी चिंता में है और इसी कोशिश में है कि उस शख्स को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, ताकि जो रहस्य है उस पर से पर्दा उठ सके और जो एक खतरा मंडरा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं सलमान खान और उनके पिता सलीम खान पर, उसको खतरे को तुरंत खत्म किया जा सके। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया। बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं के बयानों को लेकर अरब देशों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। हालांकि भारत सरकार ने फौरन कार्रवाई करते हुए खुद को उनके बयान से अलग कर लिया। बीजेपी ने भी अपने दोनों ही प्रवक्ताओं को पार्टी से हटा दिया, लेकिन इस मामले में सवाल और भी उठ रहे हैं। कल तक तमाम मंचों से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखने वाली नुपुर शर्मा अब 6 साल के लिए पार्टी से बाहर हैं। एक और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल को भी बीजेपी ने निकाल दिया है। इन पर यह कार्रवाई तब की गई जब पैगंबर को लेकर इनकी टिप्पणियों पर सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों ने भी सख्त ऐतराज किया है। इनमें से कई देशों में भारत के राजदूतों को बुलाकर इन बयानों पर नाराजगी जताई गई। और तो और 57 देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा, भारत की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े एक शख्स के विवादास्पद बयान की हम कड़ी आलोचना करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वालों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारत ने अचानक आए इस संकट का कई मोर्चों पर सामना किया। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पर फौरन कार्रवाई की। अलग अलग सरकारों को यह बताया गया कि यह बयान भारत सरकार के किसी शख्स का नहीं है और भारत ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के रुख पर ऐतराज भी किया। विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को खारिज किया, कहा कि यह गैर जरूरी और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणी है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। OIC सचिवालय ने फिर भ्रामक और शरारती टिप्पणी की। इसमें शरारती तत्वों का विभाजनकारी एजेंडा दिखता है। वे किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। विवादित टिप्पणियों को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वैसे भारत सरकार की एक कार्रवाई पर कई देशों ने संतोष जताया है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि ऐसी नौबत क्यों आई, सरकार ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, FIR रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते जहां पर 34 मुसलमानों पर NSA लग गया, और आपकी स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठी है, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कि देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट माना जा सकता है। कतर में भारतीय दूतावास का बयान तो यही कहता है। वैसे खुद बीजेपी ने दावा किया है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी तो 26 मई से ही शुरू हो गई थी, जिस दिन ये टीवी शो हुआ था। लेकिन नाराजगी घरेलू थी। शायद इस वजह से सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लिहाजा शह नवीन कुमार जैसे बीजेपी नेता को भी मिली और वे आपत्तिजनक ट्वीट करने लगे। मामले ने जब अंतर्राष्ट्रीय रंग ले लिया तब जाकर इन पर कार्रवाई का ऐलान किया गया। लेकिन अब भी ये सवाल है कि धार्मिक उन्माद फैलाने और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली इस करतूत के लिए पार्टी से निलंबन या निष्कासन ही पर्याप्त सजा है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।